इस लेक्चर में IS-33 अर्निंग्स पर शेयर में डिस्कस करेंगे राइट इशू पर। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम अभी तक जो अंडरस्टैंड कर चुके हैं उसको देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था IS-33 अर्निंग पर शेयर, उसमें डिस्कस की थी ऑर्डिनरी शेयर्स की डेफिनेशन। फिर बेसिक EPS में हमने स्टार्ट किया था, एग्जाम्पल 1 सॉल्व करी, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल 2 सॉल्व करी थी। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस किए जाए तो उसको किस तरीके से देखते हैं, वो हमने देखा। उस पर हमने एग्जाम्पल 3 सॉल्व करी। फिर उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर बोनस इशू किए जाए, जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन, तो उसको किस तरीके से हमने करना है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि राइट के अगर कंपनी राइट इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, तो उसको फिर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 7 के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको। इसमें क्या कह रहे हैं कि बीच लिमिटेड हैज अ 31 December फाइनेंशियल ईयर एंड EL had 3.6 million shares in issue on 1st January to opening shares हमें बता दिए 3.6 million के हैं। It made a 144 right issue on 1st June 2। जिसके पास 4 शेयर्स पड़े हुए थे उसको कंपनी ने एक राइट इशू किया है, जिसकी जो कि प्राइस कितनी थी, 40 पर शेयर थी। तो फिर बता रहे हैं द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज ₹50। हमने राइट इशू जो किया वो 40 पे किया है, और जबकि शेयर प्राइस राइट इशू से पहले उसकी प्राइस क्या थी, 50। तो बता रहे हैं टोटल अर्निंग्स इन द फाइनेंशियल ईयर टू 31 December 2 वर, ये हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट बता दी। द रिपोर्टेड EPS इन ईयर 1 6.4 पर शेयर, ये हमें 1 का भी EPS कैलकुलेट करके दे दिया है। 1 का क्यों कैलकुलेट हमें बताया हुआ है, क्योंकि हमने जब 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें रीस्टेटेड 1 का भी फाइंड करना पड़ेगा, कंपैरेटिव 1 का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको वर्किंग में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, किस तरीके से पेपर्स में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, EPS। तो EPS फाइंड कर रहे हैं 2 का। तो ऊपर हमने न्यूमरेटर में क्या रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट दी गई थी, वो कितनी है, 25125,000। तो ये हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट रख ली। अब हमने जब न्यूमरेटर फाइंड कर लिया तो अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब डिनोमिनेटर भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की। तो यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग वन से आएगा अमाउंट, और यहाँ पे वर्किंग वन को सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग वन हमारे पास क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से होगी, इसमें सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर शेयर्स आ जाएंगे। शेयर्स को पहले टाइम के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर एडजस्टमेंट के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अब क्या क्या गिवन डेटा को देखते हैं। 1 जनवरी 2 को, 1 जनवरी 2 पर हमें ओपनिंग शेयर्स बताए हुए हैं। ओपनिंग शेयर्स बताए हुए थे 3.6 मिलियन के। तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया था इससे पहले सारे क्वेश्चंस में भी कि पहले हमने डेट, डिस्क्रिप्शन और शेयर्स को कॉलम को देखना है, फिर उसके बाद टाइम फ्रैक्शन लगाएंगे, फिर एडजस्टमेंट फ्रैक्शन। तो 1 जनवरी 2 के बाद क्या हुआ है, राइट इशू। राइट इशू के लिए एक हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपने पास एक एनालिसिस बना लेते हैं कि बिफोर राइट इशू कितने थे, न्यू हमने कितने इशू किए, और आफ्टर कितने हो गए। तो बिफोर राइट इशू कितने थे, इट मेड अ
144 राइट इशू ऑन 1 जून 2। जिसके पास 4 शेयर्स पड़े हुए थे उसको कंपनी ने एक इशू किया है। तो जिसके पास बिफोर पहले 4 इशू पड़े शेयर्स पड़े हुए थे उसको कंपनी ने एक शेयर इशू किया है। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 1 5 हो गए। तो यहाँ पे हम इसको अपने हमने यहाँ क्या फाइंड करना था? राइट इशू। राइट इशू किस डेट पे हुए हैं? 1 जून 2 पे। तो अब ये 3.6 मिलियन जो शेयर्स पड़े हुए हैं ये बिफोर राइट इशू पड़े हुए हैं। तो बिफोर राइट इशू कितने में? 4 पे पड़े हुए हैं। तो डिवाइड करा देंगे इसको 4 से। हमें क्या चाहिए? राइट इशू की अमाउंट चाहिए। तो राइट इशू न्यू राइट इशू कितने किया? 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो ये हमारे पास राइट इशू की अमाउंट आ जाएगी। सिंपल से। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल अब शेयर्स कितने हो गए राइट इशू आने के बाद? तो राइट इशू आने के बाद 4.5 मिलियन के शेयर्स हो गए। उसके बाद कंपनी ने कोई न्यू शेयर इशू नहीं किया है। तो बस अब इसके ऊपर टाइम फ्रैक्शन लगाते हैं। ओपनिंग वाले शेयर्स जो थे जो कि 1 जनवरी 2 पे थे ये कब तक आउटस्टैंडिंग रहे? तो इसमें डेट का कॉलम हमने देखा 1 जनवरी से लेके 1 जून तक। तो 5 मंथ्स तक जो है ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे। तो इसका इसको हम 5/12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर उसके बाद जो है अब ये 9 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। ये अब मिलके 3.6 + 9 मिलियन मिलके अब ये 4 मिलियन वाले जो हैं वो आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको अंडरस्टैंड ऐसे किया था कि टोटल वाले कॉलम पे फिर हमने टाइम फ्रैक्शन लगाना। ओपनिंग के बाद टोटल वाले क्यों? क्योंकि ओपनिंग वाले तो आउटस्टैंडिंग रहे फिर उसके बाद 9 मिलियन आए ये आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। ये टोटल मिला के 3.6 + 9 मिला के ये 4.5 मिलियन जो है वो फर्दर आउटस्टैंडिंग रहे थे। तो जून से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं? 7 मंथ्स बनते हैं। तो 7/12। तो ये हमने इसके ऊपर टाइम का फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया। अब हमने फाइंड करना है एडजस्टमेंट का फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम वर्किंग जो परफॉर्म कर रहे हैं एनालिसिस वाली इसमें चल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बिफोर जो हमने बिफोर राइट इशू कितने पे किए थे? द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वाज 50। तो इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कराया। और जो राइट इशू किए हैं वो कितने पे किए हैं? 40 पर शेयर पे। तो जो न्यू शेयर इशू किए हैं वो 40 पर शेयर पे इशू किए हैं। तो मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल शेयर्स की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 200। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 40। टोटल शेयर्स की अमाउंट यहाँ पे हो गई 240। अब यहाँ पे एक हम प्राइस फाइंड कर रहे हैं 240 को डिवाइड कराएंगे। जब शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स थे तो एक हमारे पास प्राइस आ जाएगी। 240 को डिवाइड कराया 5 से तो एक हमारे पास ये 48 की। तो हमने फाइंड कर। अब ये एडजस्टमेंट फ्रैक्शन में हमने कौन सी लेके जानी है? तो उसमें स्टैंडर्ड ने हमें एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। वो भी हमने कैलकुलेट किया है। वो कैसे कैलकुलेट हुआ है? एडजस्टमेंट जो फैक्टर है तो कैसे आएगा? फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट। जो कि राइट एक्सरसाइज करने से पहले फेयर वैल्यू कितनी थी? 50 की थी। तो 50 हमने न्यूमरेटर में रखा। नीचे क्या रखना है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फेयर वैल्यू पर शेयर। तो वो हमने फाइंड कर ली 48 की। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमने 48 रखा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो हमने फाइंड किया है 50/48 का। तो ये इसको एडजस्टमेंट फ्रैक्शन में ले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? ये बोनस इशू तो नहीं है, ये राइट इशू है। हमने अंडरस्टैंड किया था कि बोनस इशू का इम्पैक्ट ऊपर तक हमने लेके जाना है लेकिन अब मसला राइट इशू में भी आएगा। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। राइट इशू में कैसे आएगा? क्योंकि जो पहले हम राइट इशू से पहले 50 का हमारे पास शेयर प्राइस थी। राइट इशू के आने के बाद 40 की हो गई तो 10 का यहाँ पे भी तो बोनस आ रहा है ना। तो इसलिए जो है इसका इम्पैक्ट भी हम ऊपर तक लेके जाएंगे मतलब ओपनिंग या इससे पहले वाले शेयर्स तक लेके जाएंगे। तो इस 4.5 मिलियन में ये राइट इशू का इम्पैक्ट तो है। अब हमने ओपनिंग वाले में इसका इम्पैक्ट लेके जाना है। इसमें तो ऑलरेडी है हमने ओपनिंग वाले में लेके जाना है। ओपनिंग वाले में हमने एडजस्टमेंट फैक्टर ऑलरेडी फाइंड कर लिया है यहाँ पे 50/48 का। तो मल्टीप्लाई बाय 50/48। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 3.6 मिलियन को पहले मल्टीप्लाई कराने 5/12 से फिर मल्टीप्लाई कराने 50/48 से। फिर सिमिलरली हमने 4.5 मिलियन को मल्टीप्लाई कराने 7/12 से। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए जो कि हैं 4187500। यही हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट की थी क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड कर लिया।
अब वर्किंग वन से हम ले आए 4187,500 की अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास ईपीएस आया, अर्निंग्स को डिवाइड कराया शेयर से, तो अगर इसको पॉइंट्स में देखा जाए तो 6 का हमारे पास जो है वो अर्निंग पर शेयर आ गया 2 का। अब सिमिलरली यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1 का, जिसको हम क्या कहते हैं, रीस्टेटेड या कंपैरेटिव। तो यहाँ पे हमें 1 का बताया हुआ था 6.4 पर शेयर का, जैसे ही हमने अभी 2 का फाइंड किया ना 6, तो इस तरीके से उन्होंने 1 का हमें ऑलरेडी फाइंड करके दिया हुआ है 6.4 पर शेयर। 6.4 पर शेयर। ठीक है। अब इस 6.4 को मैंने हमने क्या करना होता है, अगर प्रॉफिट को डिवाइड कराते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, तो उसमें हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराते थे। लेकिन अब ये डायरेक्ट हमें इन्होंने ये 6, जैसे हमने अभी 2 में फाइंड किया, तो इन्होंने 1 का हमें 6.4 कैलकुलेट कर दिया। तो इस एडजस्टमेंट फ्रैक्शन का अब उलट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइड में डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो ये 50/48 जो था ना अब हो जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 48/50। तो ये 6.1 का हमारे पास जो है रीस्टेटेड वाला 1 का आंसर आ गया। अब ये जो हमने सारी वर्किंग करी है ना, इसको रीड भी कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द इश्यू प्राइस ऑफ द न्यू शेयर्स इन अ राइट इशू इज यूजुअली बिलो द करंट मार्केट प्राइस। हमने देखा कि पहले करंट मार्केट प्राइस 50 थी, तो राइट इशू की है वो 40 पे की। यहाँ पर भी हमने देखा कि बिफोर 50 पे थे, राइट इशू हमने जो न्यू की है वो 40 पे की है। इन सच अ केस अ बोनस एलिमेंट एग्जिस्ट, तो हमें नजर आ रहा है ये 10 का इसमें बोनस एलिमेंट नजर आ रहा है। इन सच इशू विच मस्ट बी एडजस्टेड, जो कि हमने एडजस्ट करना है। एन एडजस्टमेंट फैक्टर इज अप्लाइड टू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी इन इशू। एक हमने एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई करना है जो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी इन इशू थे, जो पहले से इशू थे, उसके ऊपर हमने एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई करना है, जो कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड किया while calculating weighted average number of ordinary shares। ये weighted average number of ordinary shares की कैलकुलेशन में हमने एक एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो अप्लाई किया, ताकि ये जो पहले वाले शेयर्स हैं इसमें भी इसका इम्पैक्ट आ जाए, जो राइट इशू में बोनस इशू है उसका इम्पैक्ट इसमें भी आ जाए। तो आई होप ये डेफिनेशन भी अब राइट इशू की क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।